बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे बच्चों क्लास 11th जियोग्राफी सब्जेक्ट जो है, ठीक है, उसका चैप्टर नंबर है ये 13 जिसका नाम है महासागरीय जल अर्थात वाटर ओशियंस। तो इस चैप्टर के बच्चों आपके दो पार्ट बनाए जाएंगे, ये पार्ट 1 है, ठीक है। दो पार्ट में आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के इस पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए पृथ्वी के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जो कि आपको तकरीबन हर चैप्टर जो है उसमें ये आपको बताया जाता है कि पृथ्वी जो है वो एक नीला ग्रह है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है उसका लगभग 71% भाग जो है वो जल का है, यानी कि पृथ्वी के 100% भाग में से 71% भाग जो है वो जल का भाग है, इसीलिए इसको नीला ग्रह कहते हैं। और मात्र 29% पर स्थित है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? जल ग्रह कहते हैं पृथ्वी को, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी नॉलेज है जो कि सभी को ही पता होगी। अब जो इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर में उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों लवणता क्या होती है, ठीक है, ये इसके बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में ये है क्या, इसको देखेंगे। तो भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागरों में विभाजित किया है। देखिए ये टॉपिक है आपका, इस टॉपिक की जो भूमिका है वो इस तरह से यहाँ पर बनाई जा रही है, ठीक है। कैसे कि भूगोलविद जो हैं उन्होंने महासागरीय भाग को 5 भागों में विभाजित किया। एक तो आपको पता है प्रशांत महासागर है, एक अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, दक्षिणी महासागर है एवं आर्कटिक महासागर है। ये 5 महासागर है पृथ्वी की। महासागरीय अधस्थल का प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है, अर्थात जो महासागरीय अधस्थल होता है, ठीक है, इसका जो क्षेत्र है वो कहाँ पाया जाता है? समुद्र में 3 से 6 किलोमीटर के बीच में, ठीक है, महासागर के अंतर्गत। महासागरों की तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, सबसे गहरे गर्त, सबसे बड़े मैदान होने की वजह से ये उबड़ खाबड़ है। अर्थात आपने देखा होगा, अगर आप डिस्कवरी वगैरह देखते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जो महासागर होते हैं वो एकदम ऐसे जैसे हमारे नॉर्मल रोड होते हैं या शीशे जैसे होते हैं, ऐसे प्लेन तो होते नहीं है। तो वो कैसे होते हैं? ऊबड़ खाबड़ होते हैं, अर्थात कहीं कहीं पे मिट्टी है, कहीं कहीं पे छोटे छोटे अंदर ही अंदर जो है वो पहाड़ है, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, इस तरह से जो है वो ऊबड़ खाबड़ है। इसकी सबसे बड़ी कारण क्या है कि इसके अंतर्गत सबसे बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं, बड़े बड़े गहरे जो गर्त होते हैं ये भी है, और बड़े बड़े मैदान भी इन्हीं महासागरों के अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये तो छोटी सी बात होगी महासागरों के विभाजन के बारे में। 5 महासागर है, ठीक है। अब देखिए महासागर जो अधस्थल होता है, अर्थात महासागर का जो स्थल होता है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक है महाद्वीपीय शेल्फ, दूसरा है महाद्वीपीय ढाल, फिर है गहरे समुद्री बेसन और महासागरीय गंभीर, जिसमें से आपका पहला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जो है आपका फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट है एंड थर्ड जो है ये थोड़ा, मतलब ये 3 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ को आपको पढ़ने की जरूरत है नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम इन तीनों को देखेंगे जो कि हमने पहले नंबर इनको दिए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में। तो महाद्वीपीय शेल्फ क्या होता है बच्चों? देखिए महाद्वीपीय शेल्फ से हमारा मतलब ये है कि प्रत्येक महाद्वीप का एक विस्तृत सीमांत होता है जो अपेक्षाकृत उथले समुद्र तथा खाड़ियों से घिरा होता है। अर्थात देखिए कोई भी जो समुद्र होता है, सॉरी जो महासागर होता है, वो जो समुद्र होता है, ठीक है, उससे एवं जो खाड़ियां होती हैं उससे जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि हमारा जो भारत है वो बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। भारत जो है यानी कि इंडिया जो है वो किससे? बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। महासागर का सबसे उथला भाग होता है जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे कम होती है। अर्थात महाद्वीपीय शेल्फ जो है वो महासागर का सबसे उथला हुआ भाग होता है जिसकी औसत प्रवणता होती है 1 डिग्री या उससे भी कम। यह शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है जिसे शेल्फ अवकाश कहते हैं। अर्थात ये जो शेल्फ है ये महासागर के अंदर जो है वो एक पर्टिकुलर किसी तीव्र ढाल पर समाप्त होते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये समाप्त हो गए, तो जहां पे ये समाप्त हो रहे हैं इसको कहते हैं अवकाश, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अवकाश, ठीक है। आगे
विश्व में सबसे बड़ा शेल्फ जो है वो महासागर में है। कहाँ पे है? साइबेरियन शेल्फ, जिसकी चौड़ाई है 1500 किलोमीटर। ठीक है, तो महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में ये चीज आपको आई होप समझ में आई होगी। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट, अगला है महाद्वीपीय ढाल। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है हमारा? महाद्वीपीय ढाल, और फिर है महासागरीय मैदान। पहले ढाल को समझते हैं, ढाल से हमारा क्या तात्पर्य है। तो देखिए, यह महासागरीय बेसिनों और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ते हैं, अर्थात जो महाद्वीपीय शेल्फ होता है और जो महासागरीय बेसिन होता है इसको ये जोड़ती है। जहां महाद्वीपीय शेल्फ की तली तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है, ढाल वाले प्रदेश की जो लवणता है वो 2 से 5 डिग्री एवं गहराई 200 मीटर से 3000 मीटर तक इसकी पाई जाती है महाद्वीपीय ढाल की। इसी प्रदेश में कैनियन अर्थात गंभीर खंड एवं खाइयां भी हमें दिखाई देते हैं। तो कैनियन हो गए, ठीक है, और गंभीर खंड हो गए। खाइयां जो है वो कहां में देखने को मिलती है? महाद्वीपीय ढाल के अंतर्गत। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो इनकी विशेषताएं हैं वो आपको बताई जा रही है। किताब में आपकी बहुत बड़े में समझाया गया है, तो उसको आपको समझने की जरूरत नहीं है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बस आप यहां से याद रख लीजिए। ठीक है, गंभीर महासागरीय मैदान। गंभीर महासागरीय मैदान से हमारा तात्पर्य है ये है कि ये मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं। जैसा कि अभी हमने महाद्वीपीय ढाल देखा था और महाद्वीपीय शेल्फ में क्या देखा था कि ये जो ढाल होती है, ठीक है, ये तीव्र ढाल पे समाप्त हो रहे हैं, लेकिन ये जो है वो एक मंद ढाल पर यानी कि नॉर्मल जो है ऐसे समाप्त हो रहे होते हैं। ये विश्व के सबसे चिकने तथा सबसे सपाट अर्थात सबसे चिकने भी होते हैं और यहाँ पे कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलता है, ऐसे ये मैदान होते हैं। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच में पाई जाती है। ये मैदान महीन कणों वाले अवसादों जैसे कि मृत्तिका एवं गाद से ढके होते हैं, अर्थात ये जो मैदान है वो अवसादों से एवं मृत्तिका और जो गाद होता है उससे ढके हुए होते हैं। तो महाद्वीपीय ढाल जो है, महाद्वीपीय अधस्थल जो है वो उसे इन 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 3 जो है वो हमें जानना सबसे जरूरी था, जो कि हमने देख लिया, महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में और महाद्वीपीय ढाल के बारे में, एंड लास्ट गंभीर सागरीय मैदान। अब जो अगला पॉइंट है वो है बच्चों महासागरीय गर्त। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा महासागरीय गर्त क्या है। तो देखिए, महासागरीय गर्त को पढ़ते हैं। ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं, अर्थात गर्त जो है वो इस महासागर का सबसे आखिरी वाला भाग होता है। ये जो तल होता है इसका, ये इस भाग को कहते हैं। ये गर्त अपेक्षाकृत बड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं। ठीक है, ये अपने चारों ओर की महासागरीय तली की अपेक्षा 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं, अर्थात ये जो महासागरीय गर्त होते हैं ये इस एरिया से, ठीक है, ये जो एरिया होता है किनारे का एरिया, इससे 3 से 5 किलोमीटर गहरे होते हैं। एवं जो सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रबल भूकंप है, वो इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। ये प्लेटों के संचलन के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, अर्थात जो महासागरीय गर्त है, जब आप जो है प्लेटों के संचलन का अध्ययन करेंगे तब आप महासागरीय गर्त के बारे में अच्छे से समझेंगे। फिर है लगभग 57 गर्तों को अभी तक खोजा जा चुका है, जिसमें से 32 गर्त जो है वो प्रशांत महासागर में पाए गए हैं, 19 गर्त अटलांटिक महासागर में पाए गए हैं और 6 गर्त हिंद महासागर में पाए गए हैं। तो ये हो गया आपका बच्चों महासागरीय गर्त के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बच्चों तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात जो तापमान होता है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसे हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहला जो तापमान के बारे में है वो आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर ये होता क्या है। तापमान तो आपको नॉर्मली पता है कि एक कह सकते हैं कि ऊर्जा होती है। ठीक है, महासागरीय जल भूमि की तरह सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य ताप के द्वारा गर्म होता है। हमने देखा था स्थल समीर और समुद्र समीर के बारे में। तो समुद्र समीर में क्या होता है, इसी तरह से महासागर जो है वो गर्म होता है। स्थल की तुलना में जल के तापन व शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है, अर्थात जो समुद्र है, महासागरों का जल जो है वो धीरे धीरे अपना तापमान यानी कि जल गर्म होता है, धीरे धीरे जल ठंडा होता है। ठीक है, अब इसके कारक कौन कौन से। सबसे पहला है अक्षांश, ध्रुवों की ओर प्रवेशी
प्रवेशी सौर विकिरण की मात्रा घटने की वजह से महासागरों के सतही जल का तापमान विषुवत से ध्रुव की तरफ कम होता चला जाता है। अर्थात देखिए, ये जो तापमान है, ठीक है, मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी का एक भाग है, ठीक है, ये जो है वो हमारी पृथ्वी का एक भाग है, छोटा सा, ये पृथ्वी का एक छोटा सा भाग है, ठीक है। एक तरफ क्या है, ये है ध्रुव और ये है विषुवत ध्रुव। तो क्या होता है कि जल की तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ, यानी कि ये विषुवत है और ये है ध्रुव, तो ये विषुवत ध्रुव से जब ध्रुवों की तरफ चलने लगती है तब क्या होता है कि जो जल का तापमान होता है वो कम होता चला जाता है। स्थल एवं जल का असमान वितरण उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण ज्यादा मात्रा में जो ऊष्मा है वो प्राप्त करते हैं। अर्थात जो उत्तरी गोलार्ध के महासागर हैं, ठीक है, वो दक्षिणी गोलार्ध महासागरों की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े हुए। इसी वजह से ये जो उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, ये अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि इनके पास स्थल भाग जो है वो अधिक जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जो दक्षिणी है इनके पास स्थल भाग बहुत कम है, इसलिए धीरे धीरे इनकी प्रक्रिया होती है। आगे है महासागरीय धाराएं। अगला पॉइंट है महासागरीय धाराएं। तो गर्म महासागरीय धाराएं जो होती हैं ये ठंडे क्षेत्रों में तापमान को बढ़ा देती है। अर्थात आपको पता है कि जो ऊष्मा का संचालन होता है वो कहां से होता है, हीट से कोल्ड की तरफ, अर्थात गर्म ऊर्जा से ठंडी ऊर्जा की तरफ। यद्यपि ठंडी धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को घटा देती है, जैसे कि ये हो गया अगला पॉइंट कि गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर और यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ा देती है, जबकि लेब्राडोर धारा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट के नजदीक के तापमान को कम कर देती है। क्योंकि आपको पता है ऊर्जा का संचालन होता है हीट से कोल्ड की तरफ, तो जब कोई गर्म धारा किसी दूसरे क्षेत्र कोल्ड क्षेत्र में जाएगी तो सिंपल सी बात है तापमान उसका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो तापमान को प्रभावित करने का ये एक और कारक आपको आई होप समझ में आया होगा। चलिए, तो एक और रह गया है, लास्ट पॉइंट है सनातन पवनें, ठीक है। जो तापमान है इसके वितरण को प्रभावित करने वाला आखिरी कारण है सनातन पवनें। स्थल से महासागर की ओर बहने वाली पवनें महासागर के सतह को गर्म कर देते हैं, ठीक है। इसी कारण नीचे का ठंडा जल ऊपर की तरफ आ जाता है, तापमान में देशांतरीय अंतर आता है। इसके विपरीत अभितटीय पवनें गर्म जल की तट पर जमा कर देती है, इसके कारण तापमान बढ़ जाता है। अर्थात सिंपल सी कहने की बात यह है इस पॉइंट की सनातनीय पवनों की, ये जो पवनें होती हैं वो सतह से जो गर्म वायु होती है वो समुद्र की तरफ लाती है और समुद्र का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, ठीक है, सिंपल सी बात। तो ये हो गया आपका तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। एक बार फिर से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले देखा हमने पृथ्वी जो है उसे नीला ग्रह क्यों कहते हैं, इसके बारे में। लवणता क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में देखा। महासागरीय अधस्थल का जो विभाजन है ये क्या है और इसके जो प्रकार हैं 4 भागों में बांटा गया, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट है, महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल एवं महासागरीय गंभीर। गहरे समुद्री मैदान ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमने महाद्वीपीय शेल्फ की विशेषताओं के बारे में देखा, महाद्वीपीय ढाल की विशेषताओं के बारे में देखा और फिर गंभीर सागरीय मैदान के बारे में हमने देखा। एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट की महासागरीय गत। महासागरीय गत क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं हमने देखी, कितने गतों को खोजा गया है, कहाँ खोजा गया ये देखा। तापमान का जो वितरण है इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, जैसे कि अक्षांश हो गया, स्थल एवं जल का असमान वितरण हो गया, महासागरीय धाराएं हो गया और सनातन पवनें हो गया। तो उस तरह से आज का हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है बच्चों। आशा करता हूँ आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों आप पढ़ते रहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।